हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सी टेट के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाल विकास से देखेंगे, जो ये 9 दिसंबर 2018 का ये प्रीवियस ईयर सेट है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसी तरह से सी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डॉट डॉट की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। तो सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों के उद्भव से होता है, जो विविध सोच की संकल्पनाओं से संबंधित होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? तो इसमें बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि संबंधित नियमों के तहत भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को नियमित अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसे स्थिति को हम लोग भाषा निर्धारित कहते हैं। भाषा निर्धारित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण। अपने अनुभवों सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो वह कलन विधि का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? तो कलन विधि का उपयोग करता है। कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के औजार के रूप में किया जाता है और इस विधि में आकलन, विश्लेषण और तर्क का सहारा लिया जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कलन विधि का उपयोग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो जब किसी कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लिया जाता है तो उसको बोला जाता है उपलब्ध विश्लेषण। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो इसमें बात करें तो छोटे टुकड़ों में काम करने का तरीका उपलक्ष्य विश्लेषण कहलाता है। इसमें वांछित लक्ष्य आसानी से प्राप्त करना होता है, सूचना को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करना होता है, बाहरी संज्ञानात्मक भार को कम करना होता है और कार्य के मूल घटकों को पहचानना होता है। तो इसमें उपलक्ष्य विश्लेषण में ये सभी होते हैं। आइए इसमें और बात कर लें तो इसमें देखें तो माध्यमिक विस्तार क्या होता है? तो एक सपने के विवरण को संशोधित करने की प्रक्रिया इसे अधिक सुसंगत और तार्किक बनाती है। किसमें? माध्यमिक विस्तार में। कार्यात्मक स्थिरता में क्या होता है? तो एक संज्ञानात्मक पूर्वग्रह जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष तरीके से किसी वस्तु का उपयोग करने के लिए बाध्य करता है। अपचयवाद क्या है? सबसे छोटे तत्वों को देखकर जटिल को कम करने या प्रक्रिया को सहज करने का कार्य है अपचयवाद। तो ये तीनों को आप लोगों को ध्यान रखना है क्या क्या है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन
पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्माण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। समाज पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक उपयुक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है। यह आनुवांशिक अंतर्ज्ञानी एवं अंतर्निहित अवतरण नहीं है। ये आनुवांशिक अंतर्ज्ञानी अंतर्निहित अवतरण नहीं है। पुरुष और महिलाएं सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो तीसरा ऑप्शन, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली के उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है इसमें? तो ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियां हैं। बालकों की शैक्षणिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाला मापक है। यह विधि शिक्षक और अभिभावक को अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षकों की सहायता करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है समावेशी शिक्षा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक ही वर्ग या कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। किस वर्ष में लागू किया गया? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। इसी अधिनियम के बनने के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत
विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है और ये आर्टिकल 21A में शामिल किया गया है। किसमें? 21A में शामिल किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञान बोधन उच्च स्तरीय विचारों का प्रतिरूप माना जाता है, जिसका तात्पर्य गहन विचार करना, तर्क करना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, सृजनात्मकता सोच कहते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मकता सोच कहा जाता है। सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है, जैसे कि सृजनशीलता बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, विभेदी अनुदेशन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्यकरण। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, एकीकृत होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं। क्या होते हैं? तो इसमें
इसमें बात करें तो जोजोक एक अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं जो संज्ञान एवं भाव दोनों को स्वतंत्र मानते हैं, दोनों को स्वतंत्र मानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की कौन सी विधि है, यानी वह शिक्षण का कौन सा विधि प्रयोग कर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अवलोकन विधि का। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाना अवलोकन शिक्षण विधि कहलाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है। अवलोकन शिक्षण विधि में गलतियां होने की संभावना कम होती है और इसमें आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो 20 का ये आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, सतर्क। एक समस्या सुधारक बच्चा ... विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई संभावना का मूल्यांकन करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्रिल और अभ्यास कार्य। ड्रिल और अभ्यास कार्य, इसमें बच्चे स्वयं करके सीखो सिद्धांत इसी पर आधारित है। स्वयं करके सीखो सिद्धांत इसी पर आधारित है। ऐसे माहौल में बच्चा स्वयं तार्किक सोचों का इस्तेमाल करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत संवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डाटा संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गतिबोधक। गतिबोधक में सबका एक साथ प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है और शरीर के बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे विस्तार होता है। व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार पर होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिस फर्स्ट इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूली बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था जहां प्रमुख स्थान
स्कूली बच्चों का होता है। एक स्कूल बच्चे के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। स्कूल में शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए, कभी नकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समूह की पहचान का। समूह की पहचान का। जब हम एक ऐसे शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह एक समान पोशाक धारण कर लेते हैं तो इससे समूह विशेष की पहचान आसानी से हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। किस चरण में प्राप्त होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेदी गामक में हो जाती है। यानी किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। ये संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। बालक अपनी स्मृति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इससे बालक में ज्ञान का विकास विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसमें शिक्षा के विकास संबंधित विभिन्न तकनीकी रणनीतियों को अपनाया जाता है। तो बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर विशेष बल दिया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस महीनों की कितने महीने, यानी कि ये दिया है महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 से 24। 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। इसमें उनमें ज्ञान का विकास होने लगता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे साइकोमीटर भी बोला जाता है, साइकोमीटर। और बुद्धिलब्धि आईक्यू का जो फार्मूला होता है वो MA/CA होता है। मानसिक गुणे 100 होता है। मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। आईक्यू निकालने का ये फार्मूला है। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो थोड़ा भी बहुत पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।